अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 बोरोइंग कॉस्ट। अगर हम लोन लेते हैं तो उस लोन पर जो इंटरेस्ट देना होता है उसे हम बोरोइंग कॉस्ट बोलते हैं। उसका क्या करेंगे, कितना कैपिटलाइज करेंगे, कितना पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे, ये सब कुछ हमें देखना है। ये AS 14/2000 से एप्लीकेबल है। क्या ऑब्जेक्ट है इसका? ये बहुत जरूरी है कि जो लोन लिया जाता है एक्विजिशन ऑफ एसेट के लिए, उस पर हम जो इंटरेस्ट है उसका ट्रीटमेंट कैसा होगा, कैपिटलाइज होगा या पीएनएल होगा, में ट्रांसफर करेंगे। हाउ इट इज सब्सटेंशियल। जो कई बार क्या होता है, बहुत सारा टाइम लग जाता है हमारा उस एसेट को इस्तेमाल करने से पहले। द इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट इंकर्ड बिफोर द एसेट इज इफेक्टिवली यूज्ड इज नोन एज बोरोइंग कॉस्ट। अगर हमने एसेट को अभी यूज करने से पहले इंटरेस्ट दिया है तो बोरोइंग कॉस्ट है। AS 16 aims to provide accounting for borrowing cost. However, it does not deal with the actual or imputed cost of capital, both equity and preference. तो इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की कॉस्ट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो हमारी एसेट के लिए लोन लिया गया है उसके इंटरेस्ट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। बोरोइंग कॉस्ट आर इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट इंकर्ड बाय एंटरप्राइज इन कनेक्शन विद द बोरोइंग ऑफ फंड्स। तो बोरोइंग कॉस्ट में क्या आएगा, जो इंटरेस्ट देंगे, कमिटमेंट चार्जेस देंगे, कोई डिस्काउंट अगर जैसे डिवेंचर डिस्काउंट पर इशू किए हैं तो वो भी तो हमारी बोरोइंग कॉस्ट में आ जाएगा। फाइनेंस चार्जेस, एसेट एक्वायर्ड से रिलेटेड फाइनेंस लीज में, ये अभी आपके मतलब का नहीं है, वैसे ये इंटरेस्ट है, आप ये मानकर चलें। और एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग फ्रॉम एडजस्टमेंट टू इंटरेस्ट कॉस्ट इन केस ऑफ फॉरेन करेंसी बोरोइंग। अगर आप फॉरेन करेंसी में पैसा लेते हैं, उधार लेते हैं, तो जो इंटरेस्ट कॉस्ट की एक्सचेंज रेट में डिफरेंस आता है वो भी हमारी बोरोइंग कॉस्ट का पार्ट बन जाता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन क्वालिफाइंग एसेट की, क्योंकि अगर आप कैपिटलाइज तभी करेंगे, इंटरेस्ट की कॉस्ट कैपिटलाइज तभी होगी जब वो क्वालिफाइंग एसेट होगी। तो क्वालिफाइंग एसेट का क्या मतलब है? ये एक ऐसी एसेट है जिसे सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगा है बनने में, टू गेट रेडी फॉर इंटेंडेड यूज और सेल, या सेल करने के लिए। तो इसका मतलब इन्वेंट्री की बात भी हो रही है, स्टॉक की बात भी हो रही है। तो अगर हम फिक्स्ड एसेट अपने यूज के लिए बना रहे हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, या फिर हम इन्वेंट्री बना रहे हैं और उसे बनाने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है, उसे बनाने में अच्छा खासा समय लग रहा है, तो अगर सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है हमारी एसेट को बनाने में या इन्वेंट्री को बनाने में, तो उसे हम क्वालिफाइंग एसेट कहते हैं। सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम का मतलब अच्छा खासा टाइम, आप 12 महीने या उससे ज्यादा मान सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ क्वालिफाइंग एसेट, कोई भी टेंजिबल एसेट जैसे जिसे कंस्ट्रक्शन प्रोसेस होगा, है ना, उसे बनाने में टाइम लगेगा। ये इंटेंजिबल एसेट भी हो सकती है जो डेवलपमेंट फेज में है या एक्वायर्ड है लेकिन अभी हमारी पेटेंट वगैरह या वैसे यूज के लिए या सेल करने के लिए रेडी नहीं है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो सकती है। अभी तक हमने देखा कि ये टेंजिबल एसेट हो सकती है, ये इंटेंजिबल एसेट हो सकती है। ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो सकती है, आप बिल्डिंग खरीद रहे हैं या बना रहे हैं। ये इन्वेंट्री भी हो सकता है जिसे बनाने में सब्सटेंशियल पीरियड टाइम लगता है। तो क्वालिफाइंग एसेट चारों में से कुछ भी हो सकती है, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी या फिर इन्वेंट्री। ए लिमिटेड ने लोन लिया 20 लाख रुपए का ट्रीज को खरीदने के लिए। एवरेज रिमेनिंग पीरियड फॉर द मैच्योरिटी ऑफ ट्री, जब पेड़ पौधे बड़े हो जाएंगे और उसकी लकड़ी तोड़ी जाएगी, काट कर बेची जाएगी, तो उसमें 3 साल का समय लगेगा। द कंपनी वांट्स टू इंक्लूड द इंटरेस्ट कॉस्ट फॉर द 3 years इन द इन्वेंट्री कॉस्ट। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इन्वेंट्री को बनाने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है और ये क्वालिफाइंग एसेट हो जाएगी और इस पर जो इंटरेस्ट है वो इसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। कंडीशंस फॉर कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट, क्या क्या कंडीशंस हैं जो आपको फॉलो करनी है बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करने के लिए। नंबर 1, those borrowing costs which are directly attributable to the acquisition, construction or production of qualifying asset are eligible for capitalization. Directly attributable costs are those costs which would have been avoided
if the expenditure on the qualifying asset had not been made। तो अगर हम क्वालिफाइंग एसेट पे खर्चा नहीं करते तो लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर ऐसा कोई लोन है जो डायरेक्टली किसी क्वालिफाइंग एसेट को बनाने से, खरीदने से रिलेटेड है, तो हम उसे कैपिटलाइज कर देंगे। क्वालिफाइंग एसेट विल गिव फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट टू द एंटरप्राइज एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। तो अगर हमारी क्वालिफाइंग एसेट है तो उससे कुछ फ्यूचर बेनिफिट भी हमें मिलेगा। सपोज हमने खर्चा किया, लोन लिया, हमने एक एसेट बनाई, लेकिन उससे कोई फ्यूचर बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो उसको लॉस मानते हुए हम पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे, उसे कैपिटलाइज नहीं करेंगे। तो क्वालिफाइंग एसेट ऐसी जो हमें फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट दे और जिसकी कॉस्ट का हम पता लगा सकें, ऐसी क्वालिफाइंग एसेट के लिए हम कैपिटलाइज कर देंगे बोरोइंग कॉस्ट। The amount of borrowing cost eligible for capitalization. Specific borrowing, the amount of borrowing cost to be capitalized कितना होगा? Actual borrowing cost incurred during the period minus any income on the temporary investment of the borrowed amount. Suppose आपने लोन लिया 50 लाख का, अभी 10 लाख लगे हैं, 40 लाख रुपए अभी लगे नहीं है, यूज नहीं हुए, तो हमने 40 लाख टेम्परेरी इन्वेस्ट कर दिया और वहां से कुछ इनकम हो गई, तो हमारी नो डाउट इंटरेस्ट की कॉस्ट को रिड्यूस करेगी ऐसी टेम्परेरी इनकम। क्वेश्चन नंबर 2, बी लिमिटेड ऑब्टेन टर्म लोन ड्यूरिंग द ईयर 31st March 2011 to the extent of 650 lakhs for modernization and development of factory. Building worth rupees 120 were completed and plant and machinery were installed. A sum of 70 lakh for advance for asset, the installation of which is expected to be following year. 110 lakh have been used for working capital requirement. Interest paid on 650 lakhs during the year amounting to 58 lakh 50,000. How should the interest amount be treated in the books of account? तो इस क्वेश्चन में हमने 650 लाख रुपए का लोन लिया है, लोन लिया हमने 650 लैक्स का और इस पे इंटरेस्ट दिया है 58.5 लैक्स। इसमें से 650 में से 120 लाख की बिल्डिंग बनाई है, 350 लाख की मशीन ली है, प्लांटर मशीन, 70 लाख एडवांस दिए हैं असेट के लिए, 110 लाख वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए यूज हुए। तो देखें कितना यूज हो गया, 120, 350, 70 और 110, टोटल मिलाकर ये 650 लाख है। अब इसमें से कैपिटलाइज केवल बिल्डिंग ही हो सकती है, क्योंकि प्लांटर मशीनरी को बनाने में टाइम नहीं लगा, ये तो हमने खरीदी होगी बनी बनाई, सब्सटेंशियल टाइम तो लगा नहीं। एडवांस दिया है, ये भी वर्किंग कैपिटल तो हमारी केवल एक बिल्डिंग है जो असेट है। तो हमने 58.5 लाख रुपीस का लोन पर इंटरेस्ट दिया है, 650 लाख के लोन पर इंटरेस्ट दिया है 58.5 लाख, और हमारी जो बिल्डिंग है वो 120 लाख है। तो हम यूनिटिंग मेथड से निकाल लेंगे कि 120 लाख के ऊपर इंटरेस्ट कितना देना पड़ा हमें। तो 120 लाख पर इंटरेस्ट देना पड़ा 120 इंटू 58.5 डिवाइड बाय 650, तो हमें 10.8 लाख रुपीस का इंटरेस्ट देना पड़ा। 10.8 लाख रुपीस का इंटरेस्ट देना पड़ा हमें, किस पर? बिल्डिंग पर। ये कैपिटलाइज हो जाएगा, इसके अलावा और कोई चीज नहीं है जो कैपिटलाइज हो। तो पीएनएल में जाएगा 58.5 लाख माइनस 10.8 लाख का लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, विच है 47,40,000, 47,70,000। तो ये कहाँ जाएगा? पीएनएल अकाउंट में
क्योंकि ये हमारा क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, हम लोगों ने कुछ खर्चा किया है क्वालिफाइंग एसेट पर अलग अलग दिन, और हमें बताना है कि बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज कितनी होगी अगर कैपिटलाइजेशन रेट 14% है। मीन्स आप ये कह सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट 14% है। तो बच्चों 1 लाख रुपीज हमारा पूरा 12 महीने यूज रहा। 5 लाख रुपीज भी साल के शुरू में खर्च किया है तो पूरे 12 महीने यूज हो गया। 2 लाख रुपीज 11 महीने के लिए यूज हुआ। 3 लाख रुपीज 6 महीने के लिए यूज हुआ और 5 लाख रुपीज 1 मंथ के लिए यूज हुआ। तो ये 12 लाख हो गया, ये 60 लाख हो गया, ये 22 लाख, ये 18 लाख और ये 5 लाख। तो जो टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है हमारा 1,17 लाख रुपीज एक महीने के लिए पैसा लगा रहा हमारा, और पूरे साल के लिए कितना लगा रहा तो डिवाइड बाय 12। तो ऑन एन एवरेज हमारा जो पैसा लगा रहा वो 9,75,000 पैसा लगा रहा पूरे साल। तो 9,75,000 रुपीज हमारा पैसा लगा रहा, इसके ऊपर हम इंटरेस्ट रेट निकाल देते हैं। इंटरेस्ट रेट है 14%। तो 1,36,500 रुपीज कैपिटलाइज हो जाएगा जो हमारा इंटरेस्ट का खर्चा है। तो हमारी जो टोटल कॉस्ट है प्रोडक्ट की, असेट की, 1 और 5, 6, 8, 11, 16, तो 16 लाख की कॉस्ट है हमारी, प्लस 136,500 का इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा इसमें। तो ये 17,36,500 रुपीज की हमारी एसेट पड़ेगी। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मैं जनरल बोरोइंग के बारे में बात करूंगा। बच्चों ऐसा भी तो हो सकता है कि हम लोगों ने कुछ ऐसी जनरल लोन ले लिया हो और उस जनरल लोन में से कुछ पैसा इस्तेमाल कर लिया हो। तो जरूरी नहीं है कि स्पेसिफिक लोन लिया है किसी असेट के कंस्ट्रक्शन के लिए तो उसी का इंटरेस्ट बोरोइंग कॉस्ट कहलाएगा और ऐड होगा। अगर हमने कोई और जनरल लोन लिया और उसका पैसा यूज करा है तो वो भी ऐड हो जाएगा। General borrowing, when the amount borrowed is generally used for purpose of obtaining qualifying asset, amount of borrowing cost to be capitalized should be determined by applying a capitalization rate to the expenditure of that asset. तो हम क्या करेंगे, हम जितना भी लोन है, अगर लोन एक है तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। लोन कई बार एक से ज्यादा हो जाते हैं, 2 या 3 लोन ले रखे हैं, तो हम एक एवरेज रेट निकाल लेंगे इंटरेस्ट की जिसे कैपिटलाइजेशन रेट बोला गया है। और हमने जो पैसा लगाया है क्वालिफाइंग एसेट पर वो एक साथ तो लगा नहीं होगा, धीरे धीरे लगा होगा। तो उस टाइम पीरियड का जो पैसा लगा है वो उस पैसे को भी हम एवरेज देखेंगे कितने टाइम के लिए लगा, और एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन लगाएंगे इस पर। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे उससे रिलेटेड, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। द कैपिटलाइजेशन रेट शुड बी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। तो हम बोरोइंग की वेटेड एवरेज कॉस्ट निकाल लेंगे, वही हमारा एवरेज रेट आ जाएगा। Amount of borrowing cost capitalized during a period should not exceed the amount of borrowing cost incurred during that period. अब अगर आपने एक एवरेज रेट लगा ली और उसके रेट से आपने क्या निकाला, इंटरेस्ट कॉस्ट निकाल ली, तो वो एक्चुअल जो इंटरेस्ट कॉस्ट है, जो एक्चुअल में इंटरेस्ट दिया उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर हमने पूरे साल में इंटरेस्ट दिया 2 लाख, तो हम 2 लाख से ज्यादा का इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं कर सकते ना। हम ये मान सकते हैं कि 2 लाख से ज्यादा है, क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट से ज्यादा कैसे ले लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, सी लिमिटेड हैड टेकन ए 500 लाख रुपीज लोन फॉर अपग्रेडेशन ऑफ इट्स प्लांट।
Out of the said loan, 350 have been spent on the plant and balance 150 used for general working capital requirement. The total interest rate is 70 lakh. Advise the company in respect of capitalization. तो बहुत सिंपल सी बात है कि हमने 500 लाख का लोन लिया है, उसमें से हमने 350 का हमने यूज कर लिया है असेट के लिए और 150 का हमने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए यूज करा है। तो जो ये एसेट का है ये कैपिटलाइज हो जाएगा और जो 150 हमने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए यूज करा ये पीएनएल में चला जाएगा। अब इंटरेस्ट जो है 500 के ऊपर 70 लाख है, तो 350 पर कितना होगा 70 अपॉन 500 इंटू 350। 150 पे कितना होगा 70 अपॉन 500 इंटू 150। और 21। इसका एक और मेथड हम कर सकते थे, हम यहाँ निकालते कैपिटलाइजेशन रेट। $70 लाख का लोन है 500 पे, तो ये आ जाता 14%। तो हम 350 का 14% निकाल देते 49 और 150 का 14% निकाल देते 21। तो हमसे ये पूछा है कि कैसे क्या होगा, तो हम लोग इस तरीके से 49 लाख रुपीस कैपिटलाइज कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, डी लिमिटेड बिगिन कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू प्लांट ऑन 1 अप्रैल 2010 और इन्होंने 4 लाख का स्पेशल लोन लिया है प्लांट के लिए। तो इसमें तो हमें कोई टेंशन की बात ही नहीं है कि हमने प्लांट के लिए स्पेशल लोन लिया है 4 लाख का, तो इसकी कॉस्ट तो ऐड हो ही जाएगी, कैपिटलाइज हो ही जाएगी, इसमें तो कोई दो राय है नहीं हमारे को। अब आगे है इंटरेस्ट ऑन लोन 10% के हिसाब से एक्सपेंडिचर दैट हैव बीन मेड ऑन द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट पे अलग अलग दिन पैसा लगा है, तो एक साथ पैसा नहीं लगा, वो लगता भी नहीं है। तो कंपनी की अदर आउटस्टैंडिंग नॉन स्पेसिफिक लोन और इनका 23 लाख रुपए का लोन है जिसपे 12% का इंटरेस्ट रेट है। हमें क्या बताना है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैपिटलाइज कितनी होगी और जनरल एंट्रीज भी बनानी है। तो कैपिटलाइज होने के लिए एक तो हमें चाहिए कि कितना पैसा लगा है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए हमने कितना पैसा लगाया है, तो 1 अप्रैल को हमने 5 लाख लगाया, ये तो 12 मंथ्स के लिए हो गया 60 लाख। फिर हमने 1 अगस्त को लगाया 12 लाख और ये पैसा लगा रहा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ये हमारा 8 महीने के लिए पैसा लगा रहा और 8 मंथ्स, तो इंटू 8 कर देते हैं। $96 लाख। फिर 1 जनवरी को 2 लाख लगा 3 मंथ्स के लिए 6 लाख। तो हमारे पास जो टोटल पैसा लगा रहा वो कितना हो गया 60 लाख, 96 लाख एंड 6 लाख, 1,62 लाख। और एवरेज इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय 12, क्योंकि मंथ से तो मल्टीप्लाई ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये जो हमारा पैसा
ऑन एन एवरेज लगा रहा, ये 13,50,000 रुपये लगा रहा हमारा। अब ये 13,50,000 कहाँ से आए? एक तो 4 लाख रुपए का जो स्पेसिफिक फंड लिया हमने, इस पर जो इंटरेस्ट रेट है वो 10% है, तो 40,000 रुपये का लोन तो ये हो गया। और दूसरा जो पैसा बचा वो है 13,50,000 माइनस 4 लाख, 9,50,000। इस 9,50,000 पे इंटरेस्ट रेट लेंगे हम 12%। रीजन बीइंग कि हमें बता रखा है कि 12% का लोन है जनरल, तो इसमें स्पेसिफिक लोन का पैसा नहीं लगा है, तो जनरल लोन का पैसा लगा है। 1,14,000। तो टोटल इंटरेस्ट जो कैपिटलाइज होगा वो होगा 40,000 प्लस 1,40,000, 1,50,000, 54,000 रुपीज कैपिटलाइज हो जाएगा। हमसे कहा गया है कि आप जनरल एंट्री भी बनाइए, तो अब हम जनरल एंट्री बना लेते हैं। ये जो हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन है, ये एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन लोन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 154। डी लिमिटेड ने शुरुआत करी है कैलकुलेट अमाउंट और जर्नल एंट्री बनानी है। तो एक तो हम लोगों ने जो इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट देने की एंट्री बना लेते हैं। क्या बनेगी? असेट खरीदने की, पेमेंट करने की तो एंट्री हम बनाएंगे नहीं, अलग अलग दिन हो रहा है। हम जर्नल एंट्री बनाएंगे फॉर कैपिटलाइजिंग द कॉस्ट, कैपिटलाइजिंग द कॉस्ट एंड द ट्रीटमेंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट। बस कैपिटलाइजेशन और बोरोइंग कॉस्ट का ट्रीटमेंट पूछ रहे हैं। तो एक तो हम पेमेंट कर देंगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इसमें जो हमने इंटरेस्ट दिया है, एक तो 4 लाख का 10% 40,000, और दूसरा लोन है हमारे पास 23 लाख का, और ये है 12%। तो ये हो गया 2,76,000। तो टोटल मिलाकर 3,16,000 रुपीज हमने इंटरेस्ट दिया है। तो एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट लोन, इंटरेस्ट या इंटरेस्ट लोन टू बैंक 3,16,000। तो ये इंटरेस्ट दे दिया। अब इसमें से कुछ इंटरेस्ट प्लांट में जाएगा, कितना हमने कैलकुलेट किया था 1,54,000। तो 1,54,000 तो प्लांट में चला जाएगा। टू इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट है टोटल मिलाकर वो है 3,16,000, ये अभी अभी हमने निकाला था। तो बाकी पीएनएल में चला जाएगा, पीएनएल अकाउंट डेबिट 3,16,000 माइनस 1,54,000, तो 1,62,000 रुपीज हमारा पीएनएल में चला जाएगा। और प्लांट में अगर हम चाहते हैं लिखना कि अभी तक कितनी कॉस्ट हुई है, तो 19 लाख है, हम चाहें तो सबसे पहले उसकी एंट्री बना सकते हैं, क्योंकि हमारे को डेट तो पता अलग अलग पता है, तो या तो अलग अलग डेट पर एंट्री बनाए। ये इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये जो इंटरेस्ट की एंट्री है ये भी ईयर एंड पर बनेगी, तो सारी एंट्रीज ईयर एंड पर बना रहे हैं हम। हमने
एंट्री बनानी थी इंटरेस्ट की, हम ऑलरेडी बना चुके हैं जो पेमेंट है। हम चाहें तो पहले भी बना सकते हैं, प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक, और ये 19 लाख है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मैं और क्वेश्चंस कराऊंगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमसे पूछा है कैपिटलाइजेशन रेट निकालिए, मतलब जिस रेट पर हम अपना जो भी असेट के ऊपर एक्सपेंस करेंगे उस पर इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए जो रेट चाहिए उसे कैपिटलाइजेशन रेट बोलते हैं। हमारे पास 3 डिफरेंट रेट हैं, तीन डिफरेंट लोन है जिस पर 3 डिफरेंट रेट है, रेट भी डिफरेंट है और डेट भी अलग अलग है जिस दिन लोन लिया है। तो अगर यहाँ रेट सेम होती तो हम प्रोडक्ट मेथड से कर सकते थे, पहले प्रोडक्ट करके इफेक्टिव निकालकर 1 मंथ का निकाल लेते, पहले मंथ से मल्टीप्लाई करते जैसे हम पार्टनरशिप में करते हैं। लेकिन क्योंकि हर एक लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी डिफरेंट है तो हमें इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन पर लोन इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। 10 लाख पर 12% फुल ईयर का, क्योंकि ये फर्स्ट डेट को है हमारे पास लोन, और 1/7 को जो है हमारे पास लोन 2 लाख का, ये 9 मंथ्स के लिए है, तो 2 लाख इंटू 14% इंटू 9/12, और जो 110 को है 3 लाख का लोन हमारे पास, ये 13% है और ये 6 मंथ्स के लिए है, तो 10 लाख का 12% 1,20,000 होता है, और 2 लाख का 14% 28,000, 9 मंथ्स का 21,000, और 3 लाख पर 13% 6 मंथ्स का 19,500, टोटल 1,60,500। तो हमारा जो टोटल पैसा लगा वो कितना लगा पैसा हमारा, तो वो भी हमें देखना पड़ेगा कि हमारा अमाउंट कितना लगा रहा पूरे साल के लिए। तो हमारे पास जो अमाउंट है वो है 10 लाख 12 मंथ्स के लिए, प्लस 2 लाख 9 मंथ्स के लिए, प्लस 3 लाख 6 मंथ्स के लिए। ये 1 मंथ के लिए हो गया, डिवाइड बाय 12 कर देंगे तो एनुअली एवरेज अमाउंट आ जाएगा हमारे पास। तो ये हो गया 1,20,00,000, ये हो गया 18 लाख, और ये हो गया 18 लाख। तो टोटल मिलाकर हमारे पास जो पैसा हो गया वो हो गया 1,56,00,000 डिवाइड बाय 12, तो हमारे पास 13 लाख रुपीस ऑन एन एवरेज रहा, 13 लाख रुपए हमारे पास रहा ऑन एन एवरेज आउटस्टैंडिंग। और ये अमाउंट हमारा टोटल अमाउंट मिनिमम 10 है और मैक्सिमम 15 है, इसके बीच में ही आएगा, तो 13 लाख है। अब इस 13 लाख के ऊपर हमारा जो इंटरेस्ट है वो है 1,60,500, तो कैपिटलाइजेशन रेट हो जाएगा 1,60,500 डिवाइड बाय 13 लाख इंटू 100, $12.346 मीन्स 12.35%। तो ये हमारा इंटरेस्ट का या कैपिटलाइजेशन का रेट है जो हमें अपने प्रोजेक्ट पर जो भी पैसा लगाएंगे उसके लिए चार्ज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7,
एज्यूम करते हैं कि ई लिमिटेड ने अपना कंस्ट्रक्शन शुरू किया 1 जनवरी 2004 को। इन एडिशन ई ने 1 लाख का लोन लिया कंस्ट्रक्शन के लिए सेम डे पर, जिस पर 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। कंपनी के पास और लोन भी है, 2 लोन है 6 लाख और 8 लाख के, 11 और 13% पर। जो खर्चा हुआ वो अलग अलग बता रखा हमें ये है। तो हमें क्या पूछा है, तो हमसे यही पूछा गया होगा कि कितना हम चार्ज करेंगे, अपने इंटरेस्ट कैपिटलाइज कितना करेंगे, यही हमसे पूछा जा रहा होगा। वैसे इसमें बताया नहीं है। तो सबसे पहले हमें एक तो कैपिटलाइजेशन रेट निकालना है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। कैपिटलाइजेशन रेट, तो जो हमारा एक्चुअल लोन है 1 लाख का, उसके लिए नहीं निकालेंगे, वो तो हमें अलग से पता है। जो हमारा कॉमन अमाउंट है, डेट है, उसके लिए करेंगे। जो जनरल डेट है, अदर डेट है, जो स्पेसिफिक लोन है, उसके लिए तो स्पेसिफिक लोन का जो इंटरेस्ट है वो तो डायरेक्टली चला जाएगा। तो बाकी के लोन कब है हमें नहीं बता रखे, तो मान लेते हैं पूरे साल के लिए रहे। 6 लाख का लोन 11% पर है, ये बता रखा है हमें। तो इस पर 66,000 का इंटरेस्ट आ जाएगा। और दूसरा लोन है 8%, 8 लाख का 13%, तो 8 लाख पे 13% आ जाएगा 1,04,000, टोटल 1,70,000। और जो अमाउंट है वो है 14 लाख। तो कैपिटलाइजेशन रेट आ जाएगा 1,70,000 डिवाइड बाय 14 लाख इंटू 100। 12.1428 मतलब 12.14%। ये हमारा एवरेज रेट आ गया कैपिटलाइजेशन रेट अदर डेट के लिए। अमाउंट कितना लगाया हमने, 2 लाख रुपए। जनवरी में स्टार्ट हुआ है, और ईयर एंड कब होता है, 31 दिसंबर को होता होगा, क्योंकि दिसंबर मंथ का भी दिया है। और अप्रैल में जो पैसा लगाया वो 9 मंथ्स के लिए इन्वेस्टेड रहा। जो 1 जुलाई में लगाया वो 6 महीने के लिए, और जो दिसंबर में लगाया वो 1 महीने के लिए। तो ये हमारे पास पैसा रहा, तो 24 लाख और 27 लाख। अगेन 24 लाख और 1,20,000। टोटल कर लेते हैं इसको। तो ये 76,20,000 है। इसे हम डिवाइड कर देते हैं 12 से, तो हमारे पास पता चल जाएगा कि कितना पैसा हमारे पास रहता है। तो 6,35,000 रुपीज ऑन एन एवरेज हमारे पास पैसा रहता है। अब इस ये 635 हमारे पास आया कहाँ से, तो 635 में एक तो हमने 1 लाख का लोन लिया है, स्पेसिफिक लोन 10% से, इस पे 10,000 का इंटरेस्ट आ जाएगा। और बाकी बचा हुआ 535 हमने जनरल लोन लिया होगा, जिसका इंटरेस्ट रेट 12.14% आ जाएगा। ₹64,949। तो टोटल हमारा जो कैपिटलाइजेशन होगा वो इन दोनों इंटरेस्ट को ऐड कर दिया जाए तो 74,949 रुपीज हमारे कैपिटलाइज होंगे। जो टोटल हमारा जो इंटरेस्ट आएगा असेट में ऐड होगा वो 74,949 होगा।
तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था जिसमें हमें पता चला कि भाई क्या क्या हमें ऐड करना है। क्या हम लोग सस्पेंशन भी रोक भी देंगे अगर सपोज एक नॉर्मल की बजाय एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम पीरियड के लिए हमारा काम बंद हो गया बीच में, जैसे कोरोना के लिए 6 महीना 8 महीना बंद कर दिया, गवर्नमेंट ने कह दिया कि कोरोना के दौरान कोई काम नहीं होगा, तो क्या उस दौरान हम इंटरेस्ट को ऐड करते चले जाएं? तो सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन बोरिंग को शुड बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग एक्सटेंडेड पीरियड इन विच एक्टिव डेवलपमेंट इज इंटरप्टेड। तो जहां हमारा काम होना रुक गया तो वहां पर वो वाला टाइम पीरियड में हमें इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना चाहिए, वो इंटरेस्ट पीएनएल में जाना चाहिए, असेट में नहीं जाना चाहिए। कैपिटलाइजेशन बोरिंग कॉस्ट इज नॉट सस्पेंडेड व्हेन ए टेम्परेरी डिले इज ए नेसेसरी पार्ट ऑफ द प्रोसेस। जैसे कई बार घर बन रहा है, उसमें लेंटर बन लगता है, तो कई बार 10-15 दिन तक काम रुक जाता है, तो वो एक इनबिल्ट इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक है अगर किसी काम की, तो हम उसको कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस में अगर किसी वजह से हमें काम रोकना पड़ गया, 2 4 5 10 दिन की बात नहीं हो रही, थोड़ा लंबे टाइम के लिए, तो फिर हम भी इंटरेस्ट लगाना छोड़ देंगे। और सस्पेंड की बजाय हम कैपिटलाइजेशन ही कब छोड़ेंगे इंटरेस्ट को, कब हम पीएनएल में परमानेंट डालना शुरू करेंगे? तो कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट शुड सीज when substantially all activities necessary to prepare the qualifying asset for intended use or sale are completed। जब सारा काम कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपको इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं करना है। It means all relevant activity which are essential for use or sale of qualifying asset should be completed। Construction of the qualifying asset is carried in parts, phase, and each phase can be used independently. Required activities are completed for such phase and is ready for intended use or sale। Capitalization of borrowing of such phase will cease। Suppose हम लोग एक बिल्डिंग बना रहे हैं और बिल्डिंग के अंदर हम 5 फ्लैट बना रहे हैं। अगर एक फ्लैट बन के तैयार हो गया, ये कह रहे हैं एक फ्लैट बन के तैयार हो गया और उसे बेच भी सकते हो, अलग से यूज भी कर सकते हो, तो जब हमारा एक फ्लैट अलग ही हो गया है और उसको बेचा भी जा सकता है, उसको यूज भी किया जा सकता है, तो उस पर अब हमारा इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा, अब वो इंटरेस्ट पीएनएल पे जाना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सचेंज डिफरेंस का क्या करेंगे और इस एएस को समराइज करके एंड में खत्म करेंगे। एक्सचेंज डिफरेंस, अगर हमने फॉरेन करेंसी में लोन लिया है और ईयर एंड पर अब हमारा फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट चेंज हो गया है, तो वो इंटरेस्ट पर तो कैलकुलेट होगा ही होगा, साथ में जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका क्या होगा वो देखते हैं ध्यान से। एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग फ्रॉम फॉरेन करेंसी बोरोइंग्स। AS 16 borrowing costs provide that borrowing costs may include exchange difference arising from foreign currency borrowing to the extent that they are regarded as an adjustment to interest cost। AS 16 covers exchange difference on the amount of principal। देखिए, जो प्रिंसिपल का एक्सचेंज डिफरेंस था, याद है हम लोगों ने पढ़ा था AS 11 में, और उसमें लिखा गया था कि जो प्रिंसिपल का एक्सचेंज डिफरेंस है वो पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्यों बात कर रहा है ये इसके बारे में, तो यहाँ लिखा है AS 16 covers exchange difference on the amount of principal of the foreign currency borrowing to the extent of difference between interest on लोकल करेंसी बोरोइंग एंड इंटरेस्ट ऑन फॉरेन करेंसी बोरोइंग। ये कह रहे हैं कि अगर प्रिंसिपल अमाउंट का जो इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट पर जो फॉरेन एक्सचेंज करेंसी का डिफरेंस है, एक्सचेंज का जो डिफरेंस है, वो उतना हम इस एएस में कवर करेंगे जितना हमारा लोकल करेंसी बोरोइंग और फॉरेन करेंसी बोरोइंग के अमाउंट में डिफरेंस आएगा। कुछ समझ में नहीं आया, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे तभी समझ में आएगा ये।
For this purpose, the interest rate for local currency borrowing should be considered as that rate at which enterprise would have raised the borrowing locally had the enterprise not decided to raise foreign currency borrowing. ये कह रहे हैं कि आप ये पता लगाओ कि इंडिया में, मान लिया इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इंडिया में आपको कितने का लोन मिलता, रुपीज में कितने परसेंट मिलता, और उसे फॉरेन करेंसी वाले इंटरेस्ट को कन्वर्ट करके देखेंगे आपस में. If difference between the interest on local currency borrowing and interest on foreign currency borrowing is equal to or more than exchange difference on the amount of principal of the borrowing, the entire amount of exchange difference is covered under AS 16. बच्चों इसको दोबारा से पॉज करके बैक करके दोबारा से सुनना, कब? क्वेश्चन नंबर 8 करने के बाद. एफ लिमिटेड ने लोन लिया है $20,000 का 1 अप्रैल 2024 को, और स्पेसिफिक प्रोजेक्ट एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पेबल एनुअली. तो लोन कितना लिया इन्होंने? $20,000 एट द रेट 5% पर एनम. 1 अप्रैल को लिया है. इस दिन एक्सचेंज बिटवीन एक्सचेंज रेट है 40, मींस ये जो लोन है $20,000, ये उस दिन इक्वल है 20,000 इंटू 40, 8 लाख. तो 8 लाख रुपीस का लोन ले या $20,000 का लोन ले, बात एक है. एक्सचेंज रेट 1 साल खत्म होने के बाद में 43 हो गया. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग फ्रॉम फॉरेन करेंसी बोरोइंग टू द एक्सटेंट दे आर रिगार्डेड adjusted to interest cost if the corresponding amount could have been at local currency 11%. मान लेते हैं 11% पर हमने लोन लिया होता, 11% पर लोन लिया होता तो क्या होता. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा जो लोन था 8 लाख रुपीस का था साल के शुरू में, एंड में कितने का हो गया? 20,000 एट द एंड इंटू 43, है ना. ये हो गया 8,60,000. तो 60,000 रुपए का हमारा एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी आ रही है? 60,000. तो ये तो 60,000 रुपए का ये एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रहा है. दूसरा हमारा इंटरेस्ट कितना है? $20,000 पर 5%, $1,000, और वो कितने का आया ईयर एंड पे? 43,000. तो 11% के हिसाब से अगर हम देखें तो एक्सचेंज लॉस ऑन करेंसी प्रिंसिपल 60,000 और इंटरेस्ट 43,000. टोटल हमारे पास 1,03,000 की कॉस्ट आ गई. अगर हमने लोन लिया होता इंडिया में उस दिन तो 8 लाख रुपए का था, तो इंडियन करेंसी लोन एंड इंटरेस्ट
तो हमारा 8 लाख रुपए का लोन होता, 11%, 88,000 रुपीज का हमारा लोन होता। ठीक है, तो हम 88,000 रुपीज तक ले सकते थे कि भैया, तो क्या ये हमारी जो इंडियन करेंसी की बोरोइंग है 88,000, ये हमारी कवर नहीं होती है, कम है 1,03,000 से। तो हम क्या करेंगे, हम 1,03,000 चाहते हैं कि कैपिटलाइज कर दें, AS16 में कवर कर दें। AS16 कहता है कि लोकल करेंसी में जितना आपने इंटरेस्ट लिया था उतना ही हम बोरिंग कॉस्ट ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं ले सकते। तो मैक्सिमम 88,000 ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1,03,000 का ब्रेकअप करेंगे, 88,000 AS16 में कवर करेंगे और बचा कितना, 15,000 AS11 में कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग अगर इंडिया में लोन लेते तो फिर तो 88,000 कैपिटलाइज करते ना, तो उतना कर सकते हो मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। अगर यही 13% का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता तो हमारी 1,03,000 की जो कॉस्ट है एक्सचेंज डिफरेंस और इंटरेस्ट पर एक्सचेंज लॉस, वो तो इतना ही रहता, वो तो चेंज नहीं होता किसी भी हालत में। लेकिन जो इंडियन करेंसी पर हमारा 8 लाख रुपए की अमाउंट पर जो 13% के हिसाब से लोन होता, वो था 1,04,000 और हमारा दोनों लॉस मिलाकर 1,03,000 है, विच इज लेस देन कि अगर हम इंडियन करेंसी में लेते तो हम PNL में ज्यादा अमाउंट कैपिटलाइज ज्यादा करते, 1,04,000 कैपिटलाइज करते, और हमें अब फिलहाल 1,03,000 कैपिटलाइज करना है। तो हम पूरा का पूरा 1,03,000 इसमें से AS16 में कवर कर लेंगे। तो इन शॉर्ट, अगर इंडियन करेंसी में अगर आप लोन लेते हैं और जितना इंटरेस्ट होता है उतना फॉरेन करेंसी का इंटरेस्ट का अमाउंट और उसके प्रिंसिपल का लॉस मिलाकर उतना है तो कोई टेंशन नहीं। Notes for the students: the amount of borrowing cost capitalized during a period should not exceed the borrowing cost actual cost। वही है, अगर आपने इंटरेस्ट 10,000 दिया तो 12,000 आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते। फाइनेंस चार्जेस इन रेस्पेक्ट ऑफ असेट एक्वायर्ड ऑन लीज आर फाइनेंस कॉस्ट एंड कैन बी कैपिटलाइज्ड। However, if the asset acquired on a lease is available for its intended use from the very first day, then the finance lease cannot be capitalized। देखिए, लीज मतलब आप ये मानो हायर परचेज पे कोई एसेट ली है, अगर हमने हायर परचेज पर कोई एसेट ली है, फाइनेंस लीज का मतलब हायर परचेज पे ली है, तो उसमें जो हम इंटरेस्ट देते हैं उसे फाइनेंस चार्ज बोलते हैं। तो इसमें लिखा उसे हम कैपिटलाइज कर सकते हैं, लेकिन अगर पहले दिन खरीदते ही यूज कर रहे हो तो फिर तो ये क्वालिफाइंग एसेट ही नहीं हुई ना। क्वालिफाइंग एसेट के लिए तो उसको बनने के दौरान डेवलपमेंट में भी 1 साल लगना चाहिए, तो फिर अगर हाथों हाथ एकदम यूज करोगे फिर तो क्वालिफाइंग एसेट ही नहीं है। Interest on deferred credit for buying an asset incurred after the asset is put to use is not capitalized and expense। तो अगर हमने interest on deferred credit for buying an asset incurred after the asset is put to use, तो अगर आप asset को use करने के बाद में कुछ भी interest को capitalize नहीं कर पाएंगे। शिप बिल्डिंग, कार बिल्डिंग, वाइन एंड genetically modified seed etc are cases of inventory that take a longer period to ready for sale। These are classified as qualifying asset। तो अगर किसी को भी टाइम लगता है बनने में तो वो क्या है, वो है qualifying asset। If a qualifying asset is completed in parts, the capitalization of borrowing cost in relation to the completed part should be stopped। तो यहाँ पर लिखा है qualifying asset अगर हमारी कंप्लीट होती है पार्ट्स में तो बोरोइंग कॉस्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ कंप्लीटेड पार्ट शुड बी स्टॉप। मतलब 10 फ्लैट बना रहे, एक फ्लैट बन गया तो उस फ्लैट से रिलेटेड बोरोइंग कॉस्ट अब हमारी PNL में
भी वो कैपिटलाइज होनी बंद हो जाएगी, ठीक है, P&L में जाएगी। If some borrowing costs are identified to specify asset, interest cost of that asset should be capitalized. अगर किसी एसेट को खरीदने के लिए डायरेक्टली आपने कोई लोन लिया तो वो तो उसमें कैपिटलाइज होगा, वो तो कोई टेंशन नहीं है। If the borrowing cost cannot be specifically identified, the borrowing cost should be found by applying the weighted average cost. ये हम कर चुके हैं। Inventory is required to kept in store because it cannot be sold, तो storage cost does not qualify for capitalization. अगर आप अपने गोडाउन में माल रख रहे हैं तो वो थोड़ी ना कैपिटलाइज हो जाएगा। The borrowing cost include interest on short-term working capital finance which existed when the qualifying asset are being developed. तो अगर हमने कोई borrowing cost दी है शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल की तो वो भी कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएगी। Asset में take more than 12 months to be ready for intended use. ऐसा हो सकता है कि कोई एसेट यूज होने से पहले 10-12 महीने ले ले। Borrowing costs are capitalized when it is probable that they will result in future economic benefit and the cost can be measured reliably. अगर आप कॉस्ट का पता लगा सकते हैं और उस कॉस्ट के बाद हमारा वो एसेट फ्यूचर में पॉजिटिव इकोनॉमिक बेनिफिट्स हमें प्रोवाइड करेगा तो बिल्कुल सही बात है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैपिटलाइजेशन आर टू मेजर द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कैपिटलाइजेशन से फायदे क्या होंगे, हमें टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक्विजिशन और डेवलपमेंट पता चलेगा। चार्ज द कॉस्ट दैट कैन बी बेनिफिट फ्यूचर अगेंस्ट द रेवेन्यू ऑफ पीरियड बेनिफिट। टू चार्ज द कॉस्ट दैट विल बेनिफिट फ्यूचर पीरियड। अगर फ्यूचर पीरियड में हमें बेनिफिट मिलेगा तो ये इंटरेस्ट आज तो P&L में नहीं जाना चाहिए, ये भी फ्यूचर में जाना चाहिए। तो कैसे जाएगा, ये हमारी एसेट की कॉस्ट में जुड़ जाएगा और फिर जब हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो ये P&L में आ जाएगा। द अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज्ड ड्यूरिंग ए पीरियड नीड नॉट एक्सीड द बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड फॉर द पीरियड। ये कई बार बात हो चुकी है। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी खत्म दिखाई दे रहे हैं। देखिए एक्सपेंडिचर टिल 31 मार्च 2008 5 लाख रुपए ऑलरेडी खर्च हो चुके हैं और पिछले साल हम 26,000 रुपए का ब्याज भी दे चुके हैं। तो इसका मतलब 5,26,000 रुपए की कॉस्ट आ चुकी है 1/4/2008 को। अमाउंट हमने ले रखी थी उधार 2 लाख। असेट ट्रांसफर टू कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख, हमने 1 लाख की और असेट डाल दी है। कैश पेमेंट भी करिए, 75,000 की। तो ये भी हमारी कॉस्ट में आ जाएगा और हमें प्रोग्रेस पेमेंट मिली है 3.5 लाख की, तो ये हमारी कॉस्ट को रिड्यूस कर देगी। तो ये हमारे पास टोटल है 5,26,000 1 लाख 75,000 माइनस 350, तो 3,51,000 3,51,000 रुपीज का पैसा हमारा लगा हुआ है। जो अमाउंट हमने लगाई है 3,51,000 की लगाई है टोटल, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ लास्ट ईयर। ठीक है, लोन हमारा 2 लाख का था, इसके ऊपर 13% का इंटरेस्ट था 26,000 और हमने नया लोन भी लिया है फिर से 13% 2 लाख।
तो टोटल इंटरेस्ट हमारा जो है वो है 52,000 रुपीज। तो टोटल 52,000 रुपये का हमारा इंटरेस्ट है जो अब तक हमने टोटल खर्च किया है इसमें। अब इस इंटरेस्ट में से कितना कैपिटलाइज होगा और कितना पीएनएल में जाएगा, कितना कैपिटलाइज होगा और कितना पीएनएल में जाएगा। तो कैपिटलाइज के लिए हम ये देखते हैं कि टोटल हमारी इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ लास्ट ईयर टोटल खर्चा है 351 और इंक्लूडिंग लास्ट ईयर इंटरेस्ट हमारा जो टोटल इंटरेस्ट है वो कितना है 4 लाख 2 लाख करके 4 लाख तो है ही, और प्लस जो इंटरेस्ट है हमारा पिछले साल का 26,000, 4,26,000 रुपए हमारा इस साल पैसा लगा हुआ है लोन में, और हमने 3,51,000 की इन्वेस्टमेंट करी है। तो हम कितना कैपिटलाइज करेंगे, तो 52,000 रुपये का ब्याज है 4,26,000 पे, और हमें निकालना है 3,51,000 351 का। तो 52,000 इंटू 351 डिवाइड बाय 426, तो ये आ गया 42,845। तो हमें अमाउंट बोरोड कैन जो कैपिटलाइज्ड होगा वो 42,845 रुपीज कैपिटलाइज होगा। बच्चों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमने बहुत तसल्ली से बहुत डिटेल में अच्छे लेवल से पढ़े हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं। फिर भी मैं आपको राय दूंगा कि आपको कहीं पर भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्वेश्चन मिले तो आप उन्हें जरूर करिए, क्योंकि हमारे पास एक लिमिट होती है कि हम आपको कितने क्वेश्चंस करा सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर लिमिट नहीं है कि आप कितना कर सकते हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ज़्यादा प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के जहाँ से भी आपको मिले। इसमें एक मिनिमम कम से कम अगर हम ये कहें कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से कुछ भी नहीं आया तो भी 20 नंबर का आता है इसमें से, और ये बढ़कर 25 या 30 नंबर भी हो जाता है। इसलिए इसे बहुत ध्यान से हमें पढ़ना है।